हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं राहुल कांत आपका फिर से स्वागत करता हूं ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से आपका इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। हम लोग इस बैच में इस टाइम पर यानी ठीक रात 9 बजे डेली आपका जनरल साइंस का बैच चल रहा है, जो कि आपका रेलवे, एसएससी, बीएसएससी और सभी प्रकार के पीसीएस एग्जाम के लिए या फिर कोई वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि हम एक टारगेट बैच के रूप में लेके चल रहे हैं, जिसके ऑलरेडी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले वो देखें, उसके बाद यहाँ पर आए। ठीक, हम लोग लास्ट क्लास में, जो लास्ट क्लास था, वहाँ हम लोग ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, स्नेल्स लॉ। ठीक है, आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे, स्नेल्स लॉ से आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हो गया था, अगर याद नहीं है तो ध्यान रखें। साइन आई बटा साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि एक यूनिट लेस था और उसके हम कुछ वैल्यू बताए थे आपको बॉक्स में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आज हम उससे आगे आगे हम लोग लिखेंगे। अगला जो पॉइंट है उसको कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, यानी किसी माध्यम में, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कि किसी भी माध्यम में क्या है, प्रकाश की चाल है। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि एक वैक्यूम में जो स्पीड हुआ वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वैक्यूम में। अगर हमको ग्लास में निकालना हो, अगर वाटर में निकालना हो, डायमंड में निकालना हो, ये सब है ना, तो कैसे निकाल सकते हैं? मतलब कि किसी भी मीडियम में अगर हमको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट, तो कैसे निकाल सकते हैं? आइए उसको देखेंगे। यानी इसका फॉर्मूला है एन। एन क्या था? क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर सी बाई वी। ये पूरा फॉर्मूला होता है। एन क्या हुआ यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका भी बोला जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जिसका भी बोला जाए। सी क्या हो गया? सी क्या हो गया? ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया, कांस्टेंट स्पीड हो गया, कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? ये इसका स्पीड हो गया ना। और इसके अलावा एन सी बाई वी, वी क्या हो गया? वी ही तो हम निकाल रहे हैं। वी क्या हो गया? वेलोसिटी या स्पीड। यानी हम यहां कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, यानी किसी भी मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलेंगे अपवर्तनांक। ठीक है, ये तो स्पीड चाल हो गया। ठीक है, लाइट का चाल प्रकाश का। और ये क्या हो गया? किसी भी माध्यम में, जिस माध्यम में निकालना हो उसका। ठीक है, जैसे हम बात करें, अगर हम कह दें, अगर हम कहें कि स्पीड ऑफ लाइट, हम मान के चलते हैं कि हमको स्पीड ऑफ लाइट वाटर में, बोले कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा? वाटर में, जल में, पानी में। तो यहां हम कहेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये कहेंगे n = c/v। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? जिसका निकालना है उसका ना। तो वाटर का क्या? यहाँ पे हम NW से डिनोट कर देंगे, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेना है? वाटर का। किसका लेना है? वाटर का। और जो V होता है वो निकालना होता है, यानी V निकालेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? C/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और C जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर कितना? याद कीजिए, वैक्यूम का एक, एयर का 1.0003, और उसके बाद वाटर जो बोले थे कि 1.33 होता है। और नहीं तो फिर अगर कैलकुलेशन करेंगे या न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 लेते हैं। कितना लेते हैं? 4/3।
3, कितना 4/3। ऐसे याद करो जल्दी जल्दी, 4/3 4/3 4/3 4/3। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का क्या, 4/3, यानी यहाँ लिख देंगे 4/3। और इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर चल जाएगा, यानी 3 × 10⁸ 8 × 3/4, और ये हो जाएगा 9 × 10⁸8/4, और 4 से इसको काटेंगे तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आ जाएगा 2.25 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो पर सेकेंड मीटर आया, मीटर पर सेकेंड 2.25, ये वाटर में स्पीड होता है लाइट का। ऐसे आप चाहे तो ग्लास का निकाल सकते हैं, डायमंड का, यहाँ पे डायमंड का आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि किसी भी माध्यम में हम प्रकाश की चाल कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए इससे अब हम आगे चलते हैं। यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रखना है इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्पीड के बाद अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। अब क्रांतिक कोण क्या होता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, क्रांतिक कोण जो है, पहला पॉइंट याद कीजिए, रिफ्रैक्शन बताए थे दो माध्यम में, लाइट दो माध्यम में जाता है, अरे जाता है ना, जैसे कि रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर। रेयरर कौन सा? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहे। डेंसर कौन सा? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम रहे। और या तो हम रेयरर से डेंसर में भेजते हैं लाइट को, या फिर डेंसर से रेयरर में, रेयरर से डेंसर में, नहीं तो फिर डेंसर से रेयरर में, इसी दो में भेजते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, क्रिटिकल एंगल किस माध्यम से किस माध्यम में संभव है? तो इट इज, लिखेंगे इट इज वैलिड ओनली लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium। ठीक है, यानी डेंसर से रेयर मीडियम में ही ये वैलिड करता है, यानी कहां से? डेंसर से रेयर में। आइए अब समझते हैं कि क्या होता है क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। ठीक है, यहां से ऐसे लाइट आता था, ऊपर वाला हम मानते हैं कि ये है डेंसर मीडियम, और ये मानते हैं रेयर मीडियम। ठीक है, अब डेंसर से रेयरर में हमको जाना है। ठीक है, तो डेंसर से रेयरर में याद होगा कि जब भी लाइट को हम पास करते थे, जब भी लाइट को क्या करते थे? पास करते थे। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता था, यानी कि ये लाइट आया यहां पर, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जब भी डेंसर से रेयरर में जाता था, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाता था, बढ़ जाता था। और जब भी लाइट बढ़ता था तो किधर भागता है ये? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, यानी एंगल आई, और इसको मानते हैं एंगल आर। तो यहां पर एंगल आर जो है वो हमेशा बड़ा रहता है, किससे? एंगल आई से। किससे बड़ा रहेगा? एंगल आई से, एंगल आई से। याद आया? ठीक है, ये यहां तक तो याद होगा कि डेंसर से रेयर में जाता था तो ये होता था। अब सुनो क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब जब हम एंगल आई को बढ़ाएंगे ना, एंगल आर तो हमेशा बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही हम एंगल आई को बढ़ाएंगे, जैसे ही हम किसको बढ़ाएंगे? एंगल आई को। यहां से मान के चलिए एंगल आई को बढ़ाए, ठीक है, तो ये भी तो हल्का सा और बढ़ जाएगा, क्योंकि सीधा बात है, एंगल आई हमेशा बड़ा रहना, एंगल आर हमेशा बड़ा रहेगा एंगल आई से। और एक टाइम ऐसा आएगा, है एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल आर बढ़ाने के लिए ठीक एंगल आर ऐसे चल जाएगा। हम सोचेंगे कि एंगल आई बढ़ा रहे हैं, और एंगल आर भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और बढ़ के ठीक कहां पे चल जाएगा? सरफेस पे। यानी जो एंगल आर है वो नॉर्मल से कितना डिग्री पर हो जाएगा? 90 डिग्री पर। नॉर्मल से कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। बस जब आर जो है, आर क्या होता है? आर को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ
इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओहो, अरे बोल क्या रहे हैं सर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तित कोण, अपवर्तित या अपवर्तन कोण, ये होता है एंगल आर। ठीक है, और जब यही एंगल आर कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, कौन, एंगल आर, फिर से सुनो, जब एंगल आर 90 डिग्री हो जाए तब इसी एंगल आर को एंगल ऑफ इंसिडेंस ना कह के क्या कह देते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल। बस ये चीज ध्यान रखना है, क्या कह देंगे इसको, क्रिटिकल एंगल, यानी क्रांतिक कोण, इसको क्या कह देंगे हम लोग, क्रांतिक कोण। यानी कि जब भी एंगल आर 90 डिग्री हो जाए, जब भी एंगल आर 90 डिग्री हो जाए, किससे, तो एंगल हमेशा नॉर्मल से नापते हैं ना, तो जब भी एंगल आर 90 डिग्री हो जाए तो वहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना कह के क्या बोल देंगे उसको, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्या बोल देंगे, क्रिटिकल एंगल। बहुत बढ़िया, तो ये होता है हमारा क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ठीक है, तो कुछ क्रांतिक कोण भी है जो हम लोग को याद रखना होता है। ठीक है, जैसे कि सीधा सीधा लिख देते हैं हम, कोई भी जैसे मीडियम हो हमारे पास, तो उसका जो क्रिटिकल एंगल होगा वो दो तीन है जो याद कर लीजिए। जैसे कि हमारे पास वाटर का हो गया, वाटर का क्रांतिक कोण होता है 49 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा वाटर के अलावा हो गया ग्लास, ग्लास का 42 डिग्री। ठीक है, एंगल है तो डिग्री में रहेगा। उसके बाद डायमंड, मोस्ट इंपोर्टेंट डायमंड, डायमंड का क्रिटिकल कोण 24 डिग्री। यही अगर पूछ ले, ठीक है, समझ गए क्या, यही अगर पूछ ले कि डायमंड का क्रिटिकल एंगल, सीधा बोलेंगे सर 24 डिग्री याद था, है ना। अरे यही तो फायदा है, यही तो फायदा है साइंस पढ़ने का। अब साइंस आजकल जितना डीप में पूछा जाता है तो उसके लिए हमको याद करना पड़ेगा ना, ये तो खुद से याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी कहो तो एक तरीका है, देखो जैसे वाटर है, सबसे ज्यादा वाटर इन तीन में से 49, उससे कम ग्लास 42, और इसी को पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, डायमंड का 24। तो इस प्रकार से याद करना है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा साइंस। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्रिटिकल एंगल के बाद हम लोग को चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला जो पॉइंट है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी हिंदी में कहते हैं इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन, अब ये तो भाई अपवर्तन से सीधा परावर्तन पे आगे कुछ तो बात होगा, कुछ तो बात होगा। हाँ, तो पिछले वाले में थोड़ा सा याद रखना है कि यह हम लिखवाए हैं कहाँ से, डेंसर से रेयरर में। अगर बात करें कि क्या ये रेयरर से डेंसर में भी कामयाबी होगा, तो नहीं, रेयरर से डेंसर में कभी भी क्रांतिक कोण नहीं, क्रिटिकल एंगल नहीं बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ बनेगा किसमें, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। याद रखना है कहां से, डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर में, रेयरर से डेंसर में नहीं। नॉट वैलिड फॉर डेंसर टू रेयरर, नॉट वैलिड फॉर रेयरर टू डेंसर, ओनली वैलिड इन डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। कब, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना कहकर क्या कह देते हैं, क्रिटिकल एंगल। और अगला पॉइंट है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है, ये भी अभी वही बात है, हम वही वाला पॉइंट लेके चलेंगे, कहां से कहां, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। ठीक है, अभी याद है क्या बात चला था, क्या बात हुआ था कि जब लाइट रे कितना
ठीक सरफेस से जाए, यानी जो एंगल आर है वो 90 डिग्री बन जाए, ठीक है, तो उसको कहते थे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कहते थे ना। लेकिन क्या हो, जैसे हमने एक अच्छा सा इंसिडेंट रे दिया, एंगल आई निकाला और एंगल आर बढ़ने पर एंगल हो गया कितना, 90 डिग्री। लेकिन क्या हो कि थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर हम और बढ़ा दें एंगल आई को, तो यानी एंगल आई को हम हल्का सा और अगर बढ़ा दें, वाह 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 भाई, और बढ़ाएंगे, अरे अपने पास पेन है, हम लोग बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम यहां से बढ़ा दिए, ठीक है, यहां से बढ़ा दिए, ठीक है, तो यहां से बढ़ाए तो ये भी थोड़ा सा बढ़ेगा ना। अभी भी क्या होगा डेंसर से रेयर में, अभी भी तो एंगल आर ही ना बड़ा होगा, किससे, एंगल आई से। हमेशा एंगल आर बड़ा होना चाहिए, किससे, एंगल आई से, एंगल आई से। तो अब देखो, अब ये तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन 90 से भी ऊपर होगा ना, होगा ना। इसका मतलब कि अगर ये 90 हो गया, तो अब ये एंगल आर जब भी बढ़ेगा तो इतना एंगल से तो ज्यादा ही बढ़ेगा, इससे ज्यादा ही बढ़ेगा, यानी कि अब ये एंगल हो जाएगा कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। अब बताओ, ये आई आर और ये आर आर, अरे भाई ये तो कमाल हो गया, ये तो कुदरत का करिश्मा है ना। नहीं कि जिस जिस मीडियम में लाइट आया उसी मीडियम में लौट गया, क्या है ना, जबरदस्त बात है। जिस मीडियम में आई आर इधर आया, इसी डेंसर मीडियम में, और डेंसर मीडियम में ही लौट गया। आप बताओ, क्या इसको रिफ्रैक्शन कहेंगे, नहीं। इसीलिए इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, परावर्तन। इसलिए यहां पर लिखा गया है परावर्तन, अपवर्तन नहीं। क्यों, क्योंकि जिस मीडियम में आएगा और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वो परावर्तन ना कहलाएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, परावर्तन। क्या कहेंगे, परावर्तन। और अगर जब ये परावर्तन है, तो सीधा सीधा अगर पूछे कि परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो कहेंगे कि जब भी एंगल आर ज्यादा हो जाए, किससे, 90 डिग्री से भी, एंगल आर किससे ज्यादा हो जाए, 90 डिग्री से, तब कौन सा घटना होता है, तब उसी प्रोसेस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बताइए, क्या इससे भी शॉर्ट में समझिएगा, कुछ इससे भी सिंपल वे में कुछ हो सकता है, हैं? क्या समझ नहीं आ रहा होगा, इतना सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। यानी कि जब एंगल 90 डिग्री हो जाए, जब आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो उसे अपवर्तन ना कह करके क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। और जब वही एंगल आर 90 से भी बढ़ जाए, 90 से भी ज्यादा हो जाए, तब वो अपवर्तन ना हो करके उसी माध्यम, उसी मीडियम में लौट जाता है, और उसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या समझ गए, आहा, मजा आ गया आज पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा के भी, और आप लोग को भी जरूर मजा आया होगा सुन करके। नाम जानते होगे, लेकिन शायद पता नहीं होगा कैसे होता है, आज तो वो भी क्लियर हो गया। अरे वाह, फिजिक्स इतना आसान है, बताइए कितना आसान लग रहा है ना, इसी को तो फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। हार इसमें भी अगर पहला पॉइंट बोले, फर्स्ट पॉइंट, तो ये भी किस में संभव है, डेंसर से रेयरर में। ये भी किस में संभव है, डेंसर से रेयरर में। क्या ये रेयरर से डेंसर में हो सकता है, रेयरर से डेंसर में भी, तो नहीं, ये भी रेयरर से डेंसर में नहीं होगा, एकदम नहीं होगा ये रेयरर से डेंसर में। क्या क्लियर हो गया ये बात। क्या क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, इसका जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो को आता है, यहां से एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक बार हम इसका एग्जाम्पल स्पेशल पेज पे करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टी आई आर, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, अरे भैया सब घर में इसको चाहते हैं, क्या है, हर कोई चाहता है कि काश हमारे पास हो, हीरा। हाँ बिल्कुल सही गेस किया, हीरा।
यानी हीरे का चमकना, हीरा का चमकना, चमकना, ये एग्जाम्पल है पहला। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। एक दूसरा, दूसरा मृग मरीचिका का बनना। अब ये क्या चीज है? मृग मरीचिका का बनना। अब ये मृग मरीचिका क्या है? हीरो का चमकना तो सब जानते हैं, स्पार्किंग ऑफ डायमंड, लेकिन मृग मरीचिका क्या है भाई? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिराज। मिराज सुने होंगे, MIRAG, मिराज। ठीक है, मृग मरीचिका का बनना, मिराज। अब ये मिराज या मृग मरीचिका है क्या? तो आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत धूप पड़ता है, एकदम लू, लूक जो बोलते हैं, एकदम अपना हाई पीक पर रहता है, यानी धूप वाले में अगर आप रोड पे चलते हैं, धूप आ रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपसे थोड़ी दूरी पर छाया छाया जैसा, और लगता है कि रोड पर पानी जमा है ना? फिर आप जाइएगा, आगे जाइएगा, तो वो लगता है कि वो पानी वहां नहीं है, और फिर वो आगे दिखेगा, तो वो पानी तो होता नहीं। तो उसी को बोलते हैं मिराज, मृग मरीचिका का बनना। ये मृग के नाम पर ही पड़ा था। जैसे रेगिस्तान में हिरन होता है, तो उसको लगता है कि हाँ वहां पर पानी है, और वहां भाग के जाता है पीने के लिए, लेकिन नहीं मिलता है, फिर उसको आगे लगता है, तो उसी के नाम पे इसका क्या पड़ गया? मृग मरीचिका, मृग मरीचिका। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, दो हो गया, हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट कहें तो ऑप्टिकल फाइबर। वाह 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 भाई, ऑप्टिकल फाइबर, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, प्रकाशिकी तंतु। इसको बोलते हैं प्रकाशिकी तंतु, प्रकाश की तंतु। अब ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर देखिए, कुछ इस प्रकार से एक तार होता है, ठीक है, और इसी के अंदर एक और बहुत पतला तार होगा, और इसके अंदर जैसे कोई नेटवर्क चल गया ना, जैसे वाईफाई का नेट का तार, इंटरनेट नेट हो गया, वाईफाई के तार हो गए, उसमें देखिए एक पीला पीला तार होता है, वही ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है। इसको बोलते हैं कि अगर इसके अंदर कोई एक बार चल गया, कोई जैसे नेटवर्क चल गया, तो एकदम बाहर नहीं निकलता है, यानी ये लीक प्रूफ भी होता है, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए देखते हैं कि दूर दूर तक, कहाँ बेंगलोर से, चेन्नई से, दूर दूर से कहाँ तक इंटरनेट पहुंच जाता है, और उसी स्पीड से चलता है, लीक प्रूफ होता है। ठीक है, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट है कि इसका खोजकर्ता कौन थे, डिस्कवर। तो इसके जो खोजकर्ता थे, उनका नाम था नरेंद्र कपानी, नरेंद्र कपानी, ये था, ये इसका खोज करता थे, किसके? ऑप्टिकल फाइबर के, किसके? ऑप्टिकल फाइबर के। ठीक है, तो एग्जांपल, हीरे का चमकना, ठीक है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। अगर कहो तो इंग्लिश में लिख देते हैं भाई, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। ठीक है, दूसरा मृग मरीज का, मिराज का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मिराज। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ मिराज। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्टिकल फाइबर, तीसरा क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। और इसके अलावा एक और याद करना चाहो तो कर सकते हो, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोस्कोप। ठीक है, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्या समझ आया यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, जरा 20-30 सेकंड इसको याद कीजिए, ज्यादा याद कीजिए, तुरंत आते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, क्या समझ आ रहा ये याद करना? मैम, क्या समझ आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट अभी चलते हैं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। ये ज्यादा चौड़ा लिखा रहा है मैम, ब्रॉड लिखा रहा है इसको, इधर।
ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद। जो अगला पॉइंट है TIR के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेनबो। क्या बोलते हैं इसको? रेनबो, इंद्रधनुष। बहुत बढ़िया लगता है भाई इंद्रधनुष, है ना? इंद्रधनुष, और यही बढ़िया चीज है जो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है इंद्रधनुष। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछता है। ठीक, अच्छा, इस इंद्रधनुष से पहले अगर हम कहें कि एक चीज और बता देते हैं ताकि आसान रहे। चलिए पहले एक चीज और बता देते हैं, ठीक है, इंद्रधनुष से पहले आप लोग को। ठीक है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण। ठीक है, ये कुछ नहीं होता है, बस डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो होता है, व्हेन अ वाइट लाइट या व्हेन अ लाइट, सनलाइट, जैसे कि एक सनलाइट इसमें जाता है, आप जानते हैं ये है हमारा सनलाइट, सनलाइट, और ये एक ही लाइट जाता है किस कलर का? व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट गया, और इसी व्हाइट लाइट का 7 रंगों में टूट जाना। व्हेन अ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, क्या है ये? प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? प्रिज्म, हिंदी में भी प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ व्हाइट लाइट ब्रेक्स इनटू 7 कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। मतलब कि एक श्वेत प्रकाश का, सफेद प्रकाश का 7 रंगों में टूटकर बिखर जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब बात है कि वो 7 लाइट कौन से होते हैं? 7 कलर बोले ना अभी, 7 कलर, तो वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं? वो 7 कलर हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, वो 7 कलर, अब वो 7 कलर होंगे विबग्योर, VIBGYOR, ये होते हैं वो 7 कलर। अब विबग्योर में R से कौन सा कलर हो गया? रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन, B से ब्लू, I से इंडिगो, और V से वॉयलेट। ये 7 कलर होते हैं। ठीक है, बस एक प्रकाश का प्रिज्म से टकरा करके 7 रंगों में टूटकर बिखर जाना क्या कहलाएगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या ठीक से समझ आया? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब हम लोग का इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आएगा रेनबो। क्या आएगा? रेनबो, RAINBOW, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। हिंदी में क्या कहेंगे? इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष बनने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि ये जब भी बनता है तो हमेशा बारिश के समय बनेगा। ठीक है, बारिश के भी समय कब? जब पहले बारिश आए और उसके तुरंत बाद क्या आ जाए? धूप आ जाए, सन आ जाए, यानी सीधा सीधा कहेंगे कौन आ जाए? सन, तब हमको आसमान में दिखता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इंद्रधनुष जो है, दूसरा पॉइंट कहता है इंद्रधनुष जो है वो हमेशा, यानी कि रेनबो का बात चल रहा है, इंद्रधनुष जो है वो हमेशा और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, किसके? सन के, सन के, यानी जिधर सन रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा? रेनबो बनेगा। जैसे मानते हैं कि ईस्ट में सन है, तो इंद्रधनुष कहां बनेगा? बिल्कुल वेस्ट में। कहां बनेगा? वेस्ट में। या मानते हैं कि वेस्ट में सन है, तो इंद्रधनुष कहां बनेगा? ईस्ट में। और मान के चलो अगर नॉर्थ में सन रहा तो बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी जवाब दिया है साउथ में बनेगा, उनके लिए खुद से आप लोग तालियां बजा लें, जिन जिन ने कहा है। नॉर्थ में सन देखे हैं कभी?
हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, हम लोग तो नहीं देख पाए हैं, ना पढ़े हैं कहीं। ठीक है, तो आप लोग शायद देखे हो तो बता रहे हैं, लेकिन सन हमेशा ईस्ट में हो सकता है या वेस्ट में, नॉर्थ और साउथ में कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। और यहां से तीसरा पॉइंट जो बता रहे हैं एकदम दिमाग में चल जाना चाहिए, दिमाग में। तीसरा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इंद्रधनुष कब नहीं बन सकता है। जैसे इंद्रधनुष हमेशा सुबह में बन सकता है, शाम में बन सकता है, मतलब कि सन रहना चाहिए। सूरज है तो इंद्रधनुष बन सकता है, लेकिन अगर सूरज भी है, बारिश भी है, और तब भी इंद्रधनुष नहीं बन सकता है। तो क्वेश्चन आया है बीपीएससी का, कहां पर? बीपीएससी में, कि इंद्रधनुष कब नहीं बन सकता है। तो ठीक दोपहर को 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, दोपहर में 12 बजे कभी भी इंद्रधनुष नहीं बन सकता। कारण क्या है? याद कीजिए, अभी बताए कि अगर अगर सन ईस्ट में है तो ठीक उसके अपोजिट इंद्रधनुष बनेगा, यानी कि रेनबो, रेनबो किधर बनेगा? वेस्ट में। और अगर सन वेस्ट में है तो रेनबो किधर बनेगा? ईस्ट में। लेकिन दोपहर में 12 बजे तो सन ऊपर होगा ना, दोपहर में 12 बजे सन किधर होगा? ऊपर, और नीचे बन नहीं सकता। क्या नीचे भी बनते देखे आप लोग? अगर देखे हो तो फिर उसको कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं, वो एक मिरेकल होता है। लेकिन नीचे कभी भी इंद्रधनुष नहीं बन सकता। तो इसीलिए पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष कब नहीं बनता है। तो इंद्रधनुष ठीक दोपहर 12 बजे नहीं बन सकता है। ठीक दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं तो कभी नहीं। क्या क्लियर हुआ? आइए अब हम समझते हैं कि इंद्रधनुष आखिर बनता कैसे है, आखिर बनता कैसे है। तो इंद्रधनुष बनने के लिए हमको 3 चीज का आवश्यकता पड़ता है। हमको नहीं, इंद्रधनुष को, इंद्रधनुष को। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनने के लिए 3 प्रोसेस चाहिए। सबसे पहला प्रोसेस चाहिए डिस्पर्जन। सबसे पहला प्रोसेस क्या चाहिए? डिस्पर्जन। ठीक है, पहला प्रोसेस डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपन, वर्ण विक्षेपन। ठीक है, दूसरा प्रोसेस चाहिए रिफ्रैक्शन, यानी वहां पर रिफ्रैक्शन भी होना चाहिए। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, ये हो गया हमारा दूसरा प्रोसेस। और तीसरा और मेन प्रोसेस होना चाहिए TIR। TIR, जिसको क्या बोल रहे थे हम लोग? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये 3 प्रोसेस हमको चाहिए। और अगर इन 3 प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस भी नहीं बनेगा तो वहां पे इंद्रधनुष नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई बार बारिश भी होता है, सूरज भी रहता है, तब भी इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। तो उस केस में इन 3 से कोई एक प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, समझ आया? इंद्रधनुष बनने के लिए 3 प्रोसेस होना ही चाहिए। ठीक है, अब इंद्रधनुष बनते कितने प्रकार से हैं? तो इंद्रधनुष 2 प्रकार से बनते हैं। ठीक है, जिसमें जो पहला है उसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो। ठीक है, यानी प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक, और दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, यानी द्वितीयक, द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। भाई वाह, ये बढ़िया है। प्राइमरी रेनबो, और आज तक तो देखे नहीं है ना, आज तक तो एक ही तरीके से देखे हैं रेनबो, आज 2-2 बार सुन लिए कि प्राइमरी रेनबो। तो देखिए दोनों ठीक है। अगर कोई पूछे कि इनमें से कौन सा ठीक है, तो दोनों ठीक है। दोनों का पार्ट लिखवाए ना कि एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अंतर बस ये है कि कभी भी अगर रेनबो बन रहा है, कभी भी रेनबो अगर बन रहा है तो सबसे पहले प्राइमरी रेनबो बनेगा। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है कि इस प्रकार रेनबो बनता है, तो इसमें वायलेट नीचे होता है और रेड कलर ऊपर होगा। ये होगा प्राइमरी रेनबो में। ठीक है, क्या बोले कि जो प्राइमरी कलर बनेगा, प्राइमरी कलर रेनबो बनेगा, उसमें वायलेट नीचे और रेड ऊपर, वायलेट नीचे और रेड ऊपर। ठीक है, लेकिन जब सेकेंडरी बनता है तो ठीक प्राइमरी के ऊपर,
यानी ये क्या बना, ये हमारा प्राइमरी रेनबो बना, और सेकेंडरी रेनबो जब बनेगा तो इसके ऊपर। सेकेंडरी रेनबो बने या ना बने इसका गारंटी नहीं होता, लेकिन हाँ जब भी रेनबो बनेगा तो सबसे पहले प्राइमरी रेनबो बनेगा और इसी के ऊपर क्या बनेगा, सेकेंडरी रेनबो। यानी कि ये हमारा प्राइमरी रेनबो मान के चलते हैं, पीआर से प्राइमरी रेनबो, और इसी के ही ऊपर एक और रेनबो बनेगा जो कि सेकेंडरी रेनबो बनता है। और सेकेंडरी रेनबो में रेड नीचे रहेगा और वॉयलेट ऊपर रहेगा। सेकेंडरी रेनबो में रेड नीचे वॉयलेट ऊपर, कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइमरी में वॉयलेट नीचे रेड ऊपर, सेकेंडरी में रेड नीचे वॉयलेट ऊपर। वी वी बीच में आर आर, वी वी बीच में आर आर, या वी आर आर वी, वी आर आर वी। याद हो गया? ठीक है, अब हम चलते हैं, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है प्राइमरी रेनबो से, कि प्राइमरी रेनबो से नहीं, रेनबो से क्वेश्चन आता है कि जब प्राइमरी रेनबो बनता है, जब प्राइमरी रेनबो बनता है, या कि जब सेकेंडरी रेनबो बनेगा, ये दो प्रकार से। ठीक है, तो पूछता है कि जब प्राइमरी रेनबो बनता है ना, प्राइमरी रेनबो, तो यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना बार होता है, या फिर रिफ्रैक्शन कितना बार होता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये याद रखना है। तो जब भी रिफ्रैक्शन होगा ना, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन प्राइमरी रेनबो में 2 बार, कितना बार, प्राइमरी में 2 बार, और सेकेंडरी में भी कितना बार, 2 बार। ठीक, लेकिन वही जब टीआईआर का बात होता है तो प्राइमरी रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 1 बार होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 बार, और सेकेंडरी रेनबो में 2 बार, सेकेंडरी रेनबो में 2 बार। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी का ही क्वेश्चन आया हुआ है कि सेकेंडरी रेनबो यानी द्वितीयक इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार होता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना जो होती है वो कितनी बार संभव है, तो कुल 2 बार संभव है। कितनी बार, कुल 2 बार। यहां तक क्लियर हुआ? देखिए ये हमारा पूरा रेनबो का ये एक पेज पर हम बता दिए हैं आपको, और ये इतना इंपॉर्टेंट अभी तक का समझिए कि ये ऐसा पेज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पेज। ठीक है, जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला पूरा पेज है, तो इसको सही से उतारे बढ़िया से एकदम। ठीक है, तो अब हम रेनबो यहाँ पे हमारा हो गया है खत्म। ठीक है, अब अगर रेनबो के आगे हम स्टार्ट करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा रेनबो से, रेनबो से अगला पॉइंट होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग आपने सुना होगा, हमारे देश के एक बहुत महान साइंटिस्ट हैं, वो बहुत बड़ा योगदान दिया था उन्होंने। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो डालेंगे हम लोग वो डालेंगे स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अब ये होता क्या है, अब ये होता क्या है, वाह भाई बहुत अच्छा बात है। देखिए ध्यान से, इसका कोई अपना डेफिनेशन नहीं है, बस इसको समझना है। ठीक है, देखिए कोई भी ऐसी वस्तु, ऑब्जेक्ट, जो कि साइज में तो बहुत बड़ा है, साइज में बहुत बड़ा, अरे बहुत बड़ा तो बहुत बड़ा, लेकिन लेकिन है वो नेचुरल, मतलब किसी इंसान के द्वारा तैयार नहीं किया गया है, वो अपने आप प्रकृति से बना है। वाह, है ना, मतलब कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि नेचुरल भी हो और साइज में एकदम बहुत बड़ा हो, साइज में बहुत बड़ा, समझ आया, एकदम इतना बड़ा साइज में हो, उसी को कहेंगे स्कैटरिंग। यानी उसके अंदर जो कलर है ना, कलर, बस उसी का कारण कहेंगे, स्कैटर के कारण। ठीक है, स्कैटरिंग के कारण, यानी उसको ये क्या करता है, कलर देने का काम करता है। ठीक है, क्या काम करेगा ये, कलर देने का। यानी क्या बोले कि नेचुरल ऑब्जेक्ट, नेचुरल ऑब्जेक्ट एंड वेरी बिग इन साइज, एंड वेरी बिग इन साइज, यानी साइज में बड़ा होना चाहिए, उसमें जो कलर हुआ वो यही काम करता है। ठीक है, अच्छा हल्का शायद समझ आया होगा या नहीं आया होगा, है ना, लेकिन गारंटी है आपको समझा के ही जाएंगे। हम ये बता दिए, ये तो नहीं आया कि सर
क्या बोल गए, ये नेचुरल क्या हो गया, ये क्या हो गया। हाँ, इसका हम एग्जाम्पल देना स्टार्ट करेंगे तब समझ जाइएगा। बिल्कुल क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल में पहला बोलते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई। अब स्काई क्या है, एक तो नेचुरल चीज है, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई जा करके रुई टांग दिया ऊपर कोई इंसान और एक मंत्र फूका वहीं चिपका हुआ है। नेचुरल है ना, प्राकृतिक रूप से दिया हुआ है, और साइज में भी बहुत बड़ा है, साइज में है ना बहुत बड़ा, जहां तक पृथ्वी है वहां तक पूरा बड़ा है। तो वो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट हो गया और साइज में भी बहुत बड़ा हो गया। बस उसी का जो रंग है नीला रंग, वही किसके कारण कह देंगे, स्कैटरिंग। यानी जो भी ऑब्जेक्ट में बड़ा है, ऑब्जेक्ट जो बड़ा है और वो प्राकृतिक रूप से है, उसका जो रंग दिया हुआ है उसका कारण हम क्या कह देंगे, स्कैटरिंग। बस इतना सिंपल सा, अब तो समझ गए होगे। यानी क्या कहेंगे, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई। वाह बहुत बढ़िया। सेकंड, ब्लू कलर ऑफ ओशियन, समुद्र का नीला रंग ओशियन। ठीक है, समुद्र का नीला रंग किसके कारण, स्कैटरिंग के कारण। ठीक है, रेड कलर, आहा ये सबसे बढ़िया, रेड कलर ऑफ सन, कब, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, सनराइज, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। यानी उगते सूरज और डूबते सूरज, उगते सूरज और डूबते सूरज के समय जो सूरज का लाल रंग दिखता है ना, बस वो स्कैटरिंग के कारण होता है। इसके अलावा और भी बहुत चीज है, जैसे फॉग का दिखना, फॉग का सफेद रंग दिखता है ना, फॉग जब कोहरा होता है, धुंध जिसको बोलते हैं दिल्ली तरफ है, ठीक है, कोहरा कुहासा ये सब फॉग, तो उसका जो व्हाइट कलर है वो भी इसके कारण। ठीक है, स्मोक का व्हाइट कलर दिखना, स्नो का, जो स्नो गिरता है SNOW, उसका भी व्हाइट कलर दिखना इसी के कारण होता है। किसके कारण, स्कैटरिंग के कारण। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहां तक बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्कैटरिंग का कुछ एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या कहेंगे इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एक चीज और बताते हैं, देखिए अगर कोई चीज अपने स्थान से नीचे ऊपर आए बाएं दाएं दिख रहा है, तो आंख बंद करके बोल दीजिए कि ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण है। ठीक है, जैसे तारे जो हैं, तारे तारे कई बार अपने ओरिजिनल पोजीशन से हमको नीचे दिखते हैं, रिफ्रैक्शन के कारण। सूरज कई बार उगने से पहले, उगने से पहले दिख जाता है और डूबने के बाद भी दिखता है, यानी पोजीशन थोड़ा सा चेंज रहता है। तो किसके कारण, हाँ किसके कारण, अपवर्तन के कारण। समझ आया, कौन सा काम करेगा, ऊपर वैक्यूम से हम लोग को किस में, एयर में दिखता है ना वो, यानी मीडियम चेंज किया तो हल्का सा क्या करेगा, हाँ हल्का सा बेंड होगा। समझ आया। लेकिन जब वही बोल दे, अगर बोले कि सूरज हमको ओरिजिनल पोजीशन से इधर उधर दिख रहा है तो रिफ्रैक्शन, लेकिन बोले कि उसका लाल रंग दिखना, तब कहेंगे स्कैटरिंग। समझ आया, अरे अच्छा था, है ना। यानी अगर कलर का बात करें तो सीधा क्या कह देंगे, स्कैटरिंग के कारण, लेकिन पोजीशन का बात तो कह देंगे रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, क्या एग्जाम्पल भी समझ आ गया अच्छा से। ठीक, अब स्कैटरिंग के कुछ पॉइंट भी है, जैसे कि कुछ पॉइंट किन्होंने, जिन्होंने स्कैटरिंग के बारे में बोला था, जैसे कौन कौन हो सकते हैं जिन्होंने बोला था, जैसे मी स्कैटरिंग है ना, रेले स्कैटरिंग है। उसके अलावा एक हमारे देश के बहुत प्रतिष्ठित साइंटिस्ट CV रमन, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव जिन्होंने दिया था। तो इन सब के बारे में अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ तक क्लास आज हम रोकते हैं। आज ये क्लास नंबर 4 था। आप लोग को कैसा क्लास लगा, एक बार जरूर हम लोग के साथ शेयर करें। ठीक है, और आपको अगर साइंस अच्छा लग रहा है, और भी जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK GS हो गया, इनकी क्लास भी करना चाहते हैं आप, चाहे SSC हो, बैंकिंग हो, इन सब के लिए, या फिर कोई दरोगा लेवल हो, GK एकदम,
तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल पर, जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। ठीक है, आप इस चैनल पे जुड़ सकते हैं हम लोग के साथ, कॉम्पिटिटिव क्लब। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी इस नॉलेजेबल चीज का आनंद ले सके, फायदा उठा सके। तो हम ज़्यादा क्लास नहीं करते, आज खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।